करते हैं। चलिए, तो आज का क्लास जो है हमारा फर्स्ट क्लास है फिजिक्स 2 का। आज के क्लास में हम लोग यूनिट 1 को कंप्लीटली रिवाइज कर लेंगे, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, साथ ही साथ जो भी आपके डाउट्स हैं। बेसिकली आज के क्लास का क्या फॉर्मेट होने वाला है, तो आज के क्लास में बेसिकली सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको सब्जेक्टिव भी रहेगा और आपका न्यूमेरिकल भी रहेगा। ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा फिलहाल। ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं रहेगा सर? ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग एक कंप्लीट सेशन करेंगे 2-2.5 घंटे का। उस कंप्लीट सेशन में आपके फिजिक्स के सारे चैप्टर्स का लगभग 100-150 ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी आप ये समझ सकते हैं कि उस ऑब्जेक्टिव सेशन की मदद से आपके एग्जाम में आने वाले 20 ऑब्जेक्टिव को आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा सिर्फ सब्जेक्टिव सेशन है। सब्जेक्टिव सेशन में पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद आगे आपके डाउट्स को लिया जाएगा और कोई भी टॉपिक में आपको यूनिट 1 में प्रॉब्लम होगा तो उस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आज का क्लास या बेसिकली जो भी फिजिक्स का क्लास होने वाला है आगे, ये 5 या 6 क्लास जो आपका फिजिक्स का होगा, ये 5 या 6 क्लास जो बच्चे पूरा पढ़ चुके हैं, जो बच्चे पूरा पढ़ चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं, उसके लिए रिवीजन क्लास होगा। वो कुछ नहीं करेंगे, अपने कान में ईयरफोन लगाएंगे और आराम से एक खाली पेज लेंगे, पेन लेंगे और वहाँ पे जो भी आपको एक्स्ट्रा कुछ बोले तो वो लिखते जाएंगे आप। उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और कॉपी आपका जो नोट्स है उसको सामने निकाल कर रखेंगे। और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक और उनको भी एग्जाम पास तो करना है सर, बिना एग्जाम पास किए तो आगे बढ़ेंगे नहीं, तो एग्जाम पास करना है। तो एग्जाम पास करने के लिए कंप्लीटली आपको इस सेशन को देखना है। इसके बाद आपको इसका नोट्स जो है आपके ग्रुप में दे दिया जाएगा। उसके बाद वहां से आप उस नोट्स को लिख सकते हैं या आप चाहें तो बीच बीच में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 1। तो जैसा कि आपको पता है यूनिट 1 का नाम था हमारा, क्या नाम था सर? तो यूनिट 1 का नाम था वेव मोशन and its application। वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके सर, इस यूनिट को जैसा कि आपको पढ़ाए थे क्लास में, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी आपको बताए थे कि इस यूनिट को 3 पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में बांटा है सर? 3 पार्ट में। पहला पार्ट आपका एसएचएम था, जिसको हम लोग फुल फॉर्म में सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। दूसरा जो हमारा इसमें पार्ट है वो था वेव। ठीक है, वेव के बारे में आपको बताए थे कि वेव क्या होता है, अभी भी आपको बताएंगे वेव क्या होता है, वेव के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद थर्ड पार्ट आपका है एकॉस्टिक्स। थर्ड पार्ट क्या है सर? एकॉस्टिक्स, जिसको आप सिंपल साउंड भी कह सकते हैं। ठीक है, या साउंड वेव कह सकते हैं। तो 3 पार्ट में हमारा ये चैप्टर है। इस 3 पार्ट के अलग अलग करके हम लोग यहाँ पे तीनों पार्ट को आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं और उसका डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट जैसा कि आपका सब्जेक्टिव में ही एसएचएम है, तो स्टार्ट ही कर रहे हैं हम लोग एसएचएम में। याद होगा आपको बताए थे सर, एसएचएम स्टार्ट करने से पहले आपको बताए थे कि हमारा जो एसएचएम है उससे पहले हम लोग 2 मोशन पढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनते जाइए, बहुत एकाग्रता से ध्यान लगाइए, सुनते जाइए। एसएचएम का फुल फॉर्म होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहला सवाल आप देख रहे हैं क्या है सर? डिफाइन एसएचएम। एसएचएम को डिफाइन कीजिए एंड राइट इट्स इक्वेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ एसएचएम। उसके बाद एसएचएम का इक्वेशन लिखिए और उसका एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम में आपको हूबहू पूछ देगा सवाल, सीधा सवाल पूछ देगा, जैसा बोर्ड पे दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे 3 सवाल एक ही सवाल में है। एग्जाम पूछेगा डिफाइन एसएचएम, एसएचएम को डिफाइन करना है, या तो पूछेगा राइट्स इक्वेशन, इक्वेशन को आपको दिखाना है, या फिर उसका पूछेगा एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल को आपको दिखाना है। अब एसएचएम पढ़ने से पहले आपको बताए थे 2 मोशन के बारे में। कौन कौन सा मोशन था हमारा सर? तो पहला था पीरियोडिक मोशन। क्लास थोड़ा फास्ट होने वाला है क्योंकि एक ही दिन में 1.5 घंटे में या 2 घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, तो क्लास स्लो नहीं चलेगी। स्लो चलेंगे तो हम लोग आधा चैप्टर भी नहीं कर पाएंगे, तो क्लास थोड़ी सी फास्ट चलेगी। आप बहुत एकाग्रता से सुनेंगे, अपने ध्यान को, अपने मन को इधर उधर से नहीं भटकाएंगे। आपकी जो भी प्रिय हैं, प्रिय मित्र है, प्रिय सहेली है, उसको 1-2 घंटे के लिए साइड में रखेंगे और क्लास पे ध्यान एकाग्रित करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको बताया सर, 2 मोशन था हमारे पास। पहला मोशन था पीरियोडिक मोशन और दूसरा मोशन था आपका ऑक्सीलेटरी मोशन। सेकेंड वन इज ऑक्सीलेटरी मोशन। ठीक है सर, सेकेंड वन इज ऑक्सीलेटरी मोशन।
क्या होता है पीरियोडिक मोशन, क्या होता है ऑक्सीलेटरी मोशन? पीरियोडिक मोशन में आपको बताए थे ऐसा मोशन जिसमें कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई पार्टिकल एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अगर अपने पाथ को रिट्रेस करता है तो उसको हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। फिर से सुनिए, ऐसा मोशन जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने पाथ को रिट्रेस करता है तो क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक फैन है, तो फैन में देखिए पंखी लगा हुआ है, 3 पंखी लगा हुआ है। आप क्या देख रहे हैं कि एक बार घुमा, ठीक है, दूसरे बार फिर घुमा, तीसरे बार फिर घुमा, तो वहां पे क्या हो रहा है, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने पाथ को फिर से बना रहा है, फिर से रिक्रिएट कर रहा है, फिर से रिट्रेस कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। दूसरा एग्जांपल आप समझ सकते हैं, मोशन ऑफ या फिर रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। हमारी जो धरती माता है, धरती मैया है, वो सूरज दादा के चारों ओर चक्कर लगाती है। एक चक्कर लगाई एक इंटरवल में, एक सर्टेन टाइम में, फिर एक और सर्टेन टाइम में एक और इंटरवल लगाई, एक और चक्कर लगाई, तो वहां पे क्या हो रहा है, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है, तो वहां भी वो पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। फैन का मोशन पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल आप ये ले सकते हैं, हमारा चंदा मामा जो है, चांद जो है, जो अर्थ के चारों ओर घूमता है, तो वो भी एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिट्रेस कर रहा है, तो वही पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल में आएगा। ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होता है सर? देखिए, ऑक्सीलेटरी मोशन में कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्टेन पाथ के थ्रू टू एंड फ्रो कर रहा है, कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपका एक फिक्स पॉइंट है, और इस फिक्स पॉइंट पे आप एक पेंडुलम लटका दिए। क्या लटका दिए? पेंडुलम। आप देखे होंगे पेंडुलम वाला घड़ी होता है, इस तरीके से वो ऐसे ऐसे करता है, दोनों हाथ को दिखाई, देखिए ऐसे हो रहा है। कौन सा मोशन है ये? ऑक्सीलेटरी मोशन है, ठीक है। तो ऑक्सीलेटरी मोशन में याद क्या रखना है आपको, ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट किसी सर्टेन पाथ के थ्रू टू एंड फ्रो कर रहा है और एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद फिर से टू एंड फ्रो कर रहा है। कहने का मतलब देखिए, एक बार टू एंड फ्रो किया, टाइम लिया, फिर टू एंड फ्रो किया, फिर टाइम लिया, फिर टू एंड फ्रो किया, तो वहां पे क्या हो रहा है, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने पाथ को फिर से रिट्रेस कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीलेटरी मोशन हो जाएगा। तो यहाँ दोनों मोशन में क्या समझना है, पीरियोडिक मोशन एक पूरा कंप्लीट पाथ बनाता है, और यहाँ ऑक्सीलेटरी मोशन क्या है, टू एंड फ्रो करता है। क्या करता है? टू एंड फ्रो करता है, एक सर्टेन पाथ के थ्रू टू एंड फ्रो करता है, या बैक एंड फोर करता है, ऊपर नीचे करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटरी मोशन कहते हैं। ऑक्सीलेटरी मोशन का आपको बताए थे, ऑक्सीलेटरी मोशन का हमारा इक्वेशन होता है, ऑक्सीलेटरी मोशन का इक्वेशन होता है आपका F इज इक्वल टू, ऑक्सीलेटरी मोशन में जो फोर्स लगेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस फोर्स का इक्वेशन होता है F बराबर K इंटू एक्स टू द पावर माइनस एन। क्या होता है सर? माइनस के इंटू एक्स टू द पावर एन, जहां पे आपका जो F है वो फोर्स है, K आपका एक फोर्स कांस्टेंट है, X आपका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है, और ये जो N है वो ऑड नंबर होता है। क्या होता है सर? ऑड नंबर होता है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे आपका N का वैल्यू 1 3 5 7 9 इस तरीके से बढ़ेगा, ठीक है। ये आपका किसका इक्वेशन है कि ऑक्सीलेटरी मोशन में ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसका मोशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। अब इसी ऑक्सीलेटरी मोशन को याद रखिएगा, हम लोग वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। इसको या तो आप ऑक्सीलेटरी कह सकते हैं, वाइब्रेटरी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं, ठीक है। और इसी ऑक्सीलेटरी मोशन से एक नया मोशन निकलता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बोलते हैं सर? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसा कि नाम है इसका सिंपल, यानी इसको आप डिफाइन करेंगे तो बोलेंगे इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीलेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी मोशन का सिंपलेस्ट फॉर्म, ऑक्सीलेटरी मोशन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या कहलाता है सर? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है, ठीक है। अब ऑक्सीलेटरी मोशन का सिंपलेस्ट फॉर्म है, इट मींस अगर ऑक्सीलेटरी मोशन का फोर्स का इक्वेशन F इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स टू द पावर n है, और n यहाँ पे आपका ऑड नंबर है, तो सबसे सिंपल इक्वेशन कब बनेगा? सबसे सिंपल इक्वेशन तब बनेगा, आप बोलेंगे सर कि अगर n का वैल्यू जितना कम होगा उतना सिंपल इक्वेशन होगा, और ऑड नंबर में सबसे कम नंबर क्या हो सकता है? 1। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में फोर्स का इक्वेशन होता है F इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स टू द पावर 1। यानी यहां से क्या निकल जाएगा? F बराबर माइनस के इंटू एक्स, जहां पे हम लोग F आपका फोर्स इन SHM, फोर्स जो ऑब्जेक्ट पे लग रहा है उस फोर्स की बात कर रहे हैं, के आपका कांस्टेंट, इसको आप लोग स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं या फोर्स कांस्टेंट कहते हैं, और एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट है। क्या है सर? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये था SHM। SHM क्या होता है? SHM का पहला इक्वेशन, ठीक है।
यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप क्या देखेंगे सर, बेसिकली पहला इक्वेशन हो गया, यहां तक क्या समझ गए कि एसएचएम क्या होता है, ठीक है। अब एसएचएम में आपको सेकंड लिखना है इक्वेशन, तो इक्वेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एसएचएम का पहला इक्वेशन क्या देखे सर, एफ बराबर क्या निकल के आया, एफ बराबर निकल के आया माइनस के इंटू एक्स, एफ बराबर निकल के आया माइनस के इंटू एक्स, आपका एसएचएम का ये पहला इक्वेशन है, जहां पे के आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है, या इसको हम लोग फोर्स कांस्टेंट कहते हैं, दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट, एंड एक्स जो है आपका वो डिस्प्लेसमेंट है। कोई बॉडी मोशन में है तो ऑब्वियसली बात है डिस्प्लेसमेंट होगा, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन कहते हैं। क्या बोलते हैं सर, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन क्यों कहते हैं, अभी जस्ट आपको आगे समझ में आएगा, बस अभी आप याद रखिए डिस्प्लेसमेंट है और कहां से मेजर किया गया है, मीन पोजीशन से। जस्ट अभी आपको मीन पोजीशन बताएंगे। पहला इक्वेशन ये हो गया। दूसरा इक्वेशन देख लेते हैं। देखिए आप पढ़े होंगे एफ बराबर एम ए होता है, एफ बराबर क्या होता है सर, एम ए होता है। तो जब f बराबर एम ए होता है और यहाँ पे f बराबर माइनस के इंटू एक्स है, तो यहाँ से फिर से सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एम ए बराबर माइनस के इंटू एक्स, बिल्कुल हो जाएगा सर। यहाँ से a निकालेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के बाई एम इंटू एक्स, बोले हाँ या ना। अब यहाँ पे एक एजम्पशन है, मानते हैं k बाई एम बराबर ओमेगा स्क्वायर, ये माना गया है। लेट के बाई एम बराबर क्या होता है सर, ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ए इज इक्वल टू क्या निकल आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। और यहाँ पर जो ओमेगा है इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये क्या है सर, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो पहला इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये, पहला इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये, ठीक है। दो इक्वेशन याद रख सकते हैं आप, ये दो इक्वेशन भी अगर आप एग्जाम में लिख देते हैं, एक इक्वेशन आपको ये भी बनता है, इसको भी आप एक इक्वेशन मान सकते हैं। तो एक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन। और ये वाला जो इक्वेशन निकल के आया है इसको हम लोग बोलते हैं डिफाइनिंग इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्या बोलते हैं सर, दिस इज द डिफाइनिंग इक्वेशन ऑफ एसएचएम, डिफाइनिंग इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ठीक है। तो एग्जाम में आएगा, इतना लिखेगा, इस दोनों के बारे में लिखेगा, और x के n के बारे में भी, n तो यहाँ पे है ही नहीं तो n के बारे में लिखना नहीं है, इतना लिखेगा। उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा, ओमेगा को यहाँ पे मान लीजिएगा, ओमेगा को लिख दीजिएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और जो वैल्यू निकल गएगा उसको लिखेगा डिफाइनिंग इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, दैट्स इट। समझ में आ गया बात। चलिए बताइए, यहाँ तक में कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या? यहां तक में एनी डाउट तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है, बताइए। या आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, एक बार थम्स अप कर दीजिए अगर आगे बढ़ना है तो। और बस 30 स्टूडेंट है, ओनली 30 स्टूडेंट और लाइक किए हैं 11 स्टूडेंट, कम से कम 30 है तो 30 होना चाहिए। आपको पहले ही बोले क्लास में जितना लाइक रहता है उतना ही मोटिवेशन आता है। आगे बढ़ें अब, चलिए अगला जो हमारा है सर, अगला है ओमेगा ही क्यों मानेंगे सर। देखिए बेसिकली क्या होता है कि यहाँ जो ओमेगा इज इक्वल टू के बाई एम को ओमेगा स्क्वायर माना गया है। अभी तो आपको कहा दी कि मान लेना है, लेकिन इसके और डीप में आप जाएंगे, लाइक आप आईआईटी के प्रिपरेशन के लिए आप जाएंगे तो वहां पर आपको के बाई एम को ओमेगा स्क्वायर कैलकुलेट किया जाता है। के बाई एम बराबर ओमेगा स्क्वायर क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, लेकिन आपको वो कैलकुलेशन पढ़ना नहीं है, इसलिए यहां पर आपको डायरेक्ट कह दिया गया, या फिर डायरेक्ट आपको कह देते हैं कि इतना मान लीजिए, अदरवाइज इसको कैलकुलेट भी करते हैं, ठीक है। और डाउट समझ में आया बात धीरज? बढ़े आगे, चलें एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एसएचएम का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएचएम के एग्जाम्पल से आपका 2-4 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बढ़े आगे, क्योंकि एसएचएम के एग्जाम्पल से चलिए बढ़ते हैं आगे फिर। तो चलते हैं एसएचएम के एग्जाम्पल में सर। एसएचएम का एग्जाम्पल, तो एसएचएम का हमारा बेसिकली 2 एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल सिंपल पेंडुलम,
सिंपल पेंडुलम, और दूसरा एग्जाम्पल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। आपको एग्जाम्पल लिखने आएगा तो बस सिंपल पेंडुलम लिखिएगा, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लिखिएगा, और सिंपल पेंडुलम और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम दोनों का फिगर बना देना है। तो ये आपका हो गया पेंडुलम। एक पेंडुलम इधर दिखा दीजिए, डॉटेड से दिखा दीजिए, डॉटेड से दिखा दीजिए, और एक पेंडुलम इधर दिखा दीजिए। ठीक है, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, दिस इज मीन पोजीशन। ठीक है, अब पेंडुलम है तो पेंडुलम मीन पे तो रहेगा नहीं, मीन से इधर भी जाएगा, मीन से इधर भी आएगा। तो मीन से जब इधर जाएगा इसको बोलेंगे राइट, दिस इज राइट एक्सट्रीम पोजीशन, एंड दिस इज लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल आपका स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का है। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से फिगर बनाएंगे। देखिए, ये आपका एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा दिए, स्प्रिंग के साथ में एक ब्लॉक लगा देंगे, दिस इज ब्लॉक। अब क्या बताए कि एक जो बेसिकली यहाँ पे टू एंड फ्रो किया था, तो यहाँ पे देखिए सर्कुलर पाथ पे टू एंड फ्रो किया था। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, लीनियर पाथ है। कौन सा पाथ है सर, लीनियर पाथ है। इस ऑब्वियस सी बात है ना, स्प्रिंग है तो इस ऑब्जेक्ट को या ब्लॉक को आप इधर खींच भी सकते हैं या उधर प्रेस भी कर सकते हैं। तो इसको खींचेंगे तो यहाँ पर आएगा कुछ, इसको खींचेंगे तो कुछ आपका यहाँ पर आएगा, या उधर जाएगा तो इधर यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे बंधा हुआ है, ये टू एंड फ्रो कर रहा है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, टू एंड फ्रो कर रहा है। इसको भी हम लोग बोल देंगे मीन पोजीशन, इसको हम लोग बोल देंगे राइट एक्सट्रीम पोजीशन, इसको बोल देंगे लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, ये आपका दो एग्जाम्पल है, आपको यही दो एग्जाम्पल एग्जाम में बना के आना है बस। ठीक है, अब रहा इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम्पल का बात खत्म हो गया, लेकिन एसएचएम का जो मेन कंसेप्ट है उस मेन कंसेप्ट को समझने का कोशिश करेंगे हम लोग। अब मेन कंसेप्ट क्या है सर, ये वाला जो आप देख रहे हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, इसी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से बहुत सारा कंसेप्ट आपको समझ में आएगा, जिससे आप एग्जाम में दो ऑब्जेक्टिव तो बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हर बार अक्सर पूछा जाता है इसी एग्जाम्पल से। ठीक है, तो देखते हैं उसको हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग लेते हैं हम लोग स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का एग्जाम्पल। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक फ्रिक्शन फ्री सरफेस लेंगे। ठीक है, ये आपका फ्रिक्शन फ्री सरफेस है। यहाँ पर इसके साथ में स्प्रिंग जोड़ देंगे। देखिए, स्प्रिंग जोड़ दिए, स्प्रिंग के साथ में एक ब्लॉक जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए सर, एक ब्लॉक जोड़ दिए। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसको बोलेंगे ये ब्लॉक है मीन पोजीशन पे। कहाँ पे है, मीन पोजीशन पे है। इसको आप मीन पोजीशन भी कह सकते हैं या इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कह सकते हैं। ठीक है सर, ये मीन पोजीशन भी है या इक्विलिब्रियम पोजीशन भी है। अब ये मीन पोजीशन से क्या करना है, इसमें एसएचएम लाना है। तो एसएचएम के लिए आप जानते हैं कि सीधे आगे नहीं बढ़ता एसएचएम में, एसएचएम में टू एंड फ्रो करता है। एसएचएम कब होगा सर, जब टू एंड फ्रो करेगा, ऊपर नीचे होगा या ऐसे होगा, तभी एसएचएम बोलेंगे आप। सीधे आगे चलता जाएगा या पीछे आता चला जाएगा तो उसको एसएचएम नहीं कहते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लाना है, एसएचएम। तो क्या करेंगे सर, इस ब्लॉक को पकड़ेंगे। देखिए, पकड़ लिए, खट से पकड़े और कट 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 करते करते पीछे लेके आए। जैसे ही आप इसको कट 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 करते हुए पीछे लेकर आएंगे, तो पीछे लेकर आने के बाद क्या होगा, मान लीजिए इस जगह पर लेकर आ गए। इस जगह पर लेकर आए तो अब उसमें क्या किया, जैसे ही पीछे खींचे उसमें एक फोर्स उसके अंदर जमा होता गया। अब जैसे ही आप इसको यहाँ पर लाएंगे और छोड़ देंगे, पकड़े, कट 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 करते हुए यहाँ पर लेकर आए, छोड़ दिए। छोड़ने के बाद अब क्या हुआ, अब जो ब्लॉक यहाँ पर था अब यहाँ पर नहीं रह रहा है, अब ऐसे ऐसे हो रहा है। इमेजिन कर सकते हैं आप, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, इसको आप फील कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ सर ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, टू एंड फ्रो कर रहा है। तो जब ये टू एंड फ्रो करेगा तो यहाँ पर इसको तो हम लोग राइट साइड आया तो बोल देंगे राइट एक्सट्रीम पोजीशन, और जब इस साइड आएगा तो उसको क्या बोल देंगे सर, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। दिस इज लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं।
आगे क्या करेंगे सर, ये जो आपका राइट और लेफ्ट पे गया है, यहां पर हम लोग 2-3 चीज निकालेंगे। क्या क्या निकालेंगे, तो वेलोसिटी निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, एक्सेलरेशन भी आपको बताएंगे, फोर्स भी आपको बताएंगे, ठीक है, और एनर्जी भी आपको बताएंगे यहाँ पे। यानी इस इक्वेशन में 4-5 टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोग क्या देखे, इस एग्जाम्पल को लेके एसएचएम प्रोड्यूस कर दिए। क्या प्रोड्यूस कर दिए, एसएचएम। अब कोई बॉडी अब एसएचएम में आ गया, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगा, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करने के प्रक्रम में अब उसके ऊपर क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, किस वेलोसिटी से मूव करेगा, वो कितना एक्सेलरेशन होगा, सबको देखते हैं, ठीक है। तो शुरू में आपको क्या बताए थे कि मीन पोजीशन पे था, अब मीन पोजीशन से उसको खींच के इधर लाए, तो उसको उतना तक ही खींच पाएंगे जितना स्प्रिंग का आपका एक कैपेसिटी है, ठीक है। एक स्प्रिंग के कैपेसिटी के अनुसार से आप खींचे और खींच कर लेके आए, एक मैक्सिमम पॉइंट तक लेकर आए। अभी बॉडी यहां पर रेस्ट में है, बॉडी यहां पर रेस्ट में है, तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करेगा। यानी इस पॉइंट पर जो एक्स को डिस्प्लेसमेंट माने तो एक्स क्या होगा, 0 होगा। अब बॉडी को खींच के लाए इस साइड में एसएचएम लगाने के लिए, तो जैसे इस पॉइंट पर लाए तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक लेकर आए, उससे आगे लेकर जाएंगे तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। स्प्रिंग टूट जाएगा तो यहाँ पे कोई एसएचएम नहीं होगा, तो एसएचएम भी तो करना है सर। तो यहाँ पर आप जैसे ही इसको लेकर आए, एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक लेकर गए। कहां तक ले गए सर, एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक। इट मींस राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर, मैक्सिमम होगा। मान लीजिए उसका वैल्यू ए है, ठीक है। अब यहां से जब बॉडी को आप खींचना स्टार्ट किए थे, तो बॉडी अभी यहां पर खींच कर जैसे ही आप यहां पर लेके आए, यहां पर लेके आने के बाद बॉडी को आप यहां से छोड़ रहे हैं, राइट एक्सट्रीम पोजीशन से क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो बॉडी को खींचते गए यहां पर कंप्लीट रोक दिए। यानी यहां पर इसका जो वेलोसिटी होगा, वो वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। अब इस 0 वेलोसिटी है, अब जैसे ही इसको छोड़े, उसके अंदर एक फोर्स पहले से ही जमा है, उसको अपोजिट साइड में खींचेगा, और जैसे ही अपोजिट साइड में खींचेगा, वेलोसिटी यहां पर 0 है, यहां से जाते 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 इस पॉइंट पर जैसे ही फिर से पहुंचेगा, तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेलोसिटी मैक्सिमम, और मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया। अब यहां पर रुकेगा नहीं वो, क्योंकि यहां पर भले डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया है, वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया है, फिर से क्या होगा, उस साइड जाना चाहेगा वो, लेफ्ट की तरफ। और जैसे ही लेफ्ट की तरफ पहुंचेगा, आप इमेजिन कर सकते हैं, किसी ब्लॉक को खींचिए तो यहां पर तो आएगा, लेकिन यहां पर सीधे नहीं रुकेगा, आगे ही बढ़ेगा, फिर वहां पर जाएगा, फिर पीछे आएगा, आगे जाएगा, पीछे आएगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही वहां पे फिर से पहुंचा, यहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, फिर मैक्सिमम से जब लेफ्ट पे जाएगा तो वेलोसिटी यहां पर 0 हो जाएगा, और यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट करेगा वो भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। यानी यहां पर क्या देखे कि ऑब्जेक्ट आपका यहां पर था, ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक आया, तो यहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यहां पर जो आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, वेलोसिटी 0। जैसे ही मीन पे पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 है आपका सर, लेकिन वेलोसिटी क्या हो गया, मैक्सिमम। वेलोसिटी मैक्सिमम है तो यहां पर रुकेगा नहीं, फिर से वो लेफ्ट पे आएगा, अपना पूरा डिस्प्लेसमेंट को मैक्सिमम करेगा, लेकिन वेलोसिटी क्या कर देगा, 0। फिर अब यहां पे इससे आगे नहीं बढ़ सकता है, तो फिर जाएगा राइट की तरफ, फिर आएगा लेफ्ट की तरफ। ऐसे ही राइट लेफ्ट क्या होता है इसका, चलता था। यानी यहां से हम लोग क्या समझ गए कि जब बॉडी राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, वेलोसिटी 0 है। बॉडी जब लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, वेलोसिटी 0 है। अब मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होगा, बट दोनों अपोजिट साइड में है सर। किस साइड में है, अपोजिट साइड में है। इट मींस इधर जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव में होगा, और इधर जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव में होगा। हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, 3 बात समझ में आ गया, राइट एक्सट्रीम पोजीशन, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि कहां पर वेलोसिटी 0 होता है, तो याद रखिएगा राइट एक्सट्रीम पोजीशन और लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी 0 होता है। फिर पूछेगा कहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। फिर आपसे पूछेगा कहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, तो राइट पे भी होता है, लेफ्ट पे भी होता है। कहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, तो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो यहाँ पर नेट फोर्स क्या होगा सर, नेट फोर्स यहाँ पर 0 हो जाएगा। नेट फोर्स क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन में आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, 0 है। इस पॉइंट पे जब वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी या फिर डिफरेंस इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो जब ओवरऑल वेलोसिटी 0 है, v/t कर दीजिएगा, वो भी क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। इट मीन्स राइट पे जाइए या लेफ्ट पे जाइए, आपको एक्सलेरेशन भी क्या मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है। ठीक है, इस तरीके से आप यहां पर समझ सकते हैं। और एक चीज आप ये भी समझ सकते हैं कि जब बॉडी मीन पोजीशन से राइट और लेफ्ट की तरफ, या तो राइट की तरफ जा रहा है या लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो जब बॉडी मीन से राइट की तरफ जाता है, जब बॉडी मीन पोजीशन से राइट या लेफ्ट की तरफ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाता है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट, मीन पोजीशन से जब कोई ऑब्जेक्ट राइट या लेफ्ट की तरफ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव, जब कोई बॉडी मीन पोजीशन से राइट या लेफ्ट की तरफ जाता है तो वेलोसिटी डिक्रीज होता है। वेलोसिटी क्या होता है सर, डिक्रीज होता है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जब सर राइट एक्सट्रीम पोजीशन से बॉडी मीन या फिर लेफ्ट की तरफ जाएगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा मीन तक, फिर मीन से डिक्रीज करेगा। यानी यहां से जब बढ़ेगा बॉडी तो वेलोसिटी इंक्रीज करता जाएगा। एग्जाम में आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर पूछेगा कि बॉडी मीन कोई राइट से चलता आ रहा है, तो बॉडी राइट से चलना स्टार्ट किया है, वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। बॉडी राइट से चलना स्टार्ट किया, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, घटता जाएगा। बॉडी मीन से चलना स्टार्ट किया, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब मीन से चलना स्टार्ट किया तो आपको ये भी नहीं पता है कि राइट की तरफ जा रहा है या लेफ्ट की तरफ जा रहा है, लेकिन आपको ये पता है कि जब मीन से चलना स्टार्ट किया है तो राइट की तरफ जाएगा तब भी डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा तब भी डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। तो आपसे पूछ देगा कि बॉडी जब मीन से चलना स्टार्ट किया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी क्या होगा, घटता जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये सवाल। और तीन ऑब्जेक्टिव आपका ये भी कि मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो, वेलोसिटी आपका मैक्सिमम। राइट एक्सट्रीम पोजीशन और लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे आपका वेलोसिटी मैक्सिमम, वेलोसिटी जीरो, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, एक्सेलरेशन जीरो। उम्मीद है आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पूछ सकते हैं। चलिए बताइए, एनी डाउट इस एग्जाम्पल में? एनी डाउट? ये आपका एग्जाम्पल बस और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से था। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सर जी आप बाल को कट कर लिए, हाँ यही पूछो तुम, सवाल तो करो नहीं, बस बाल को पूछ लो, दाढ़ी को पूछ लो। समझ में आया ये बताओ? ये सब बातें बाद में करेंगे, अब पढ़ लेते हैं अभी। चलिए बताइए, ओनली 24 स्टूडेंट्स से। आगे बढ़ा जाए। ये पहला सवाल यहां पर हमारा कंप्लीट खत्म होता है। बढ़े आगे। सर साइड हो जाइए, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो जल्दी से कमेंट में दिल को बरसा दीजिए, दिल बरसाइए, दिल। आपका दिल हमारा दिल जुड़ा हुआ है, तो कमेंट में एक बार जल्दी से दिल बरसा दीजिए। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दीजिए। क्लास में एटलीस्ट 40 स्टूडेंट तो होना चाहिए, 25 है अभी। कभी आप 40 जाते हैं, कभी 25 होते हैं, कभी 50 होते हैं, आप खुद वेरी कर रहे हैं क्लास में। ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट हुआ इतने देर में, तो फास्ट चलने के बावजूद भी। खैर कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ें, अब इजी वे में हो जाएगा। सर मीन पोजीशन से सरफेस कैसा रहेगा? मीन पोजीशन पे जो सरफेस है वो एक स्मूथ सरफेस होगा। ठीक है, ऑलवेज याद रखिए, अक्सर जो सरफेस दिया जाता है, माना जाता है, वो स्मूथ सरफेस माना जाता है। ठीक है, और बताइए। बढ़े चलें अगले सवाल पे।
डिफाइन एम्पलीट्यूड एंड फेज डिफरेंस। अगला सवाल ये है आपके स्क्रीन पे। अगले सवाल पे बढ़ाया जाए बच्चों, या अभी तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नो डाउट। नो डाउट, नो एनी डाउट। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है डिफाइन एम्पलीट्यूड एंड फेज डिफरेंस इन एसएचएम। एसएचएम में क्या होता है फेज डिफरेंस और क्या होता है एम्पलीट्यूड। चलिए देखते हैं अभी सवाल। बहुत सिंपल है, एम्पलीट्यूड क्या होता है और फेज डिफरेंस क्या होता है। अभी आप देखे थे, क्या देखे थे सर, देखे थे कि बॉडी यहाँ मीन पोजीशन पे था, बॉडी मीन पे था, मीन से राइट की तरफ गया था, राइट एक्सट्रीम गया था या तो लेफ्ट एक्सट्रीम गया था। मीन से जब बॉडी या तो राइट या लेफ्ट जाता है तो एक डिस्प्लेसमेंट कवर करता है और वो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है सर, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर बॉडी मीन पोजीशन से राइट या लेफ्ट तक जाने में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया, बॉडी एसएचएम के अंदर मीन से राइट या लेफ्ट जाने पर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया, उसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या बोलते हैं उसी को सर, एम्पलीट्यूड कहते हैं। दैट्स इट, बस सिंपल याद रखना है आप। दूसरा डिफरेंस है फेज डिफरेंस। क्या होता है सर, तो याद होगा आपको क्लास में बताए थे कि हमारा जो एसएचएम होता है, एसएचएम का इक्वेशन होता है, मान लीजिए अगर दो आपका डिस्प्लेसमेंट है, एक x1 है एक x2 है, या फिर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट आपका y1 है और y2 है, ठीक है। अगर y1 दिया हुआ है आपको 5 sin ओमेगा टी प्लस ∅1 और y2 आपको दिया हुआ है 10 sin ओमेगा टी प्लस ∅2। तो आपको बताए थे कि ये जो ∅1 होता है ये इसका इनिशियल फेज होता है। क्या होता है, ये इनिशियल फेज, और ये ∅2 इसका इनिशियल फेज है। अब क्या पूछ रहा है, फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ∅2 माइनस ∅1 कर देंगे। क्या कर देंगे सर, ∅2 माइनस ∅1 कर देंगे, क्या निकल जाएगा, फेज डिफरेंस निकल जाएगा। यानी फेज डिफरेंस को डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे सर, तो लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन फेज ऑफ टू इक्वेशन ऑफ एसएचएम। एसएचएम के किसी भी दो इक्वेशन के फेज का डिफरेंस क्या कहलाता है, फेज डिफरेंस कहलाता है। बस उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड सवाल पे। थर्ड सवाल ये रहा आपके फोन के स्क्रीन पे, ये रहा तो तीसरा सवाल। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। एसएचएम के अंदर क्या करना है सर, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे ऐड कर लीजिए क्वेश्चन में, क्या ऐड कर लेंगे सर कि एसएचएम में अगर एक्सप्रेशन निकालना है किसका किसका, सबसे पहले यहाँ वेलोसिटी लिख दिया, एक्सेलरेशन लिख दिया, एंड यहाँ पे एक और ऐड कीजिए डिस्प्लेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है ये कि एसएचएम के अंदर अभी आपको इक्वेशन तो सीधे लिख दिए थे, लेकिन उसको ड्राइव करना होता है और एग्जाम में पूछा हुआ सवाल भी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है, उसको ड्राइव कीजिए। तो वो ड्राइव किया हुआ है मेरे पास, जस्ट आपको समझा देते हैं, आपके नोट्स में लिखा हुआ है, और जिनके पास नहीं लिखा हुआ है वो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए दिखाते हैं आपको।
इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इन एसएचएम, ये है आपका क्वेश्चन। इसको हम लोग समझ लेते हैं और इसको क्लियर करते हैं। सर क्वेश्चन 2 में इतना ही आंसर होगा, क्वेश्चन 2 में उतना ही आंसर होगा जितना आपको बताए हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। उससे ज़्यादा है ही नहीं तो लिखेंगे क्या बताओ। क्वेश्चन 2 में बहुत लिखने का मन, फिगर बना देना, मान लेना फेस डिफरेंस निकालने के लिए सीधे डेफिनेशन नहीं लिखना, मान लेना कि मान लेते हैं एक डिस्प्लेसमेंट ये है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट ये है, इसका फेज ये है, इसका फेज ये, तो फेज डिफरेंस ये होगा। ठीक है। एम्पलीट्यूड में आपको लिखना है तो पहले डेफिनेशन लिख लीजिएगा कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही एम्पलीट्यूड कहते हैं। फिर नीचे फिगर बना लीजिएगा, फिगर बनाने के बाद राइट मीन से लेफ्ट और राइट में दिखा दीजिएगा कि यहाँ पर पहुँचा तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया और इसी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं। देखिए लिखना आपके मन पे है, आपके अंदर जितना क्रिएटिविटी है उस क्रिएटिविटी के अनुसार से जैसा लिखना चाहे आप वैसा लिख सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से लिखते हैं। अगर आपका क्रिएटिविटी कम है तो आप 2 लाइन में लिख के भी छोड़ सकते हैं, या फिर आपको लिखने का तरीका पता है तो आप उस 2 लाइन की मदद से भी एक पेज भर सकते हैं। यही तो होता है, यही नंबर उठाने का तरीका भी होता है। एग्जाम में खाली पेज छोड़ के नहीं आना होता है। ठीक है। एग्जाम में अगर आपको कोई सवाल नहीं आए तो उस सवाल को भी आपको कुछ ना कुछ लिख के आना है। नहीं से हाँ भला, नहीं से हाँ भला, कुछ नहीं लिखेंगे तो 0 देगा। कुछ लिख देते हैं, एक पेज भर देते हैं, जो सवाल दिया हुआ है ना नहीं याद है आपको, उसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन इससे पहले जो सवाल जानते थे उसी को लिख दीजिए आप, बस कुछ कुछ चेंज कर दीजिए। लिखना तो है सर, लिखना अपने हाथ में है। यूपीएससी का एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं, सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं और कुछ लिख देंगे उसके रिगार्डिंग में। गाना लिख के नहीं आना है कि सर गाना लिख दिए, गाना नहीं लिखना है। लिखना है कि उसके अंदर कुछ तो आपको पता है, अगर आप पढ़ के गए हैं तो कुछ आपको पता है, उसी से आपको बना के लिख देना है। आपको 0 से बेटर है कि 2 या 1 या 2 नंबर 3 नंबर आपको मिल जाएगा, वो बेटर है ना। चलिए सर स्पीड बढ़ाइए थोड़ा, स्पीड स्पीड स्पीड। इंजीनियर नीतीश यादव, तुम संख्या बढ़ाओ, हम स्पीड बढ़ाते हैं, तुम संख्या बढ़ाओ। यहाँ तुम लोग को बोले कि लाइक करो तो यहाँ पे क्लास में ओनली 11 लाइक है, 28 स्टूडेंट है, 28 लाइक भी नहीं है। खैर चलिए, तो हमारा सवाल है सर, क्या सवाल है? इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इन एसएचएम। एसएचएम के अंदर जो आप देखे थे डिस्प्लेसमेंट भी हुआ था। अब बहुत अच्छा सवाल है, आज एकदम ध्यान से इसको समझते जाइए। बहुत कंसेप्चुअल सवाल भी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एसएचएम के अंदर आप जानते हैं कि क्या था सर, कि डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया था, एक वेलोसिटी से, किसी खास वेलोसिटी से वो चला भी था, और एक्सेलरेशन भी बढ़ घट रहा है तब तो 0 और मैक्सिमम हुआ था। इसका मतलब है कि एक एक्सेलरेशन का भी इक्वेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट का भी इक्वेशन होगा और वेलोसिटी का भी क्या होगा सर, इक्वेशन होगा। अब उसी तीनों इक्वेशन को क्या कहता है एग्जाम में, आप ड्राइव कीजिए और पूरा का पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन है वो। अगर इतना कर देते हैं आप एग्जाम में तो पूरे आपको 6 नंबर दे देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक इक्वेशन होता है v बराबर प्लस माइनस ओमेगा ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन आपको क्लास में तो पढ़ाए थे, अभी डिस्कस नहीं किए। आप चाहें तो ऊपर में आपको दिखा सकते हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए एक बार ये इक्वेशन कहाँ पे आया है सर। ये इक्वेशन आपको निकल गया है कुछ यहाँ पे, देखिए दिखा देते हैं आपको, जिससे आप कन्फ्यूज ना करेंगे, नहीं करेंगे। आखिर ये इक्वेशन लोग निकाले कैसे हैं उसको देख लीजिए एक बार। चलिए ये देखिए, ये इक्वेशन निकाले हैं यहाँ पे। इक्वेशन है, आप ये वाला इक्वेशन तो आपको बताए थे, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। हाँ जी सर, ये इक्वेशन आपको बताए थे। अब यहाँ पे a क्या है सर, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो a इज इक्वल टू डी बाई डी टी। अब क्या किए, ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है सर, कोई बात नहीं है। dv को dv रहने दिए, यहाँ dx को एक dx इधर लेके चले आए और एक dx को ऊपर रहने दिए और dt को यहाँ लेकर चले आए। तो dv, अब देखिए dx बाई dt, dx आपका डिस्प्लेसमेंट है, dt आपका टाइम है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी कहते हैं, तो dx बाई dt को v लिख देंगे। v इंटू डी बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब क्या कर देंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे।
तो इधर भी इंटीग्रेशन लगाएंगे, उधर भी इंटीग्रेशन लगाएंगे विथ प्रोपर लिमिट। एक प्रोपर लिमिट के साथ इंटीग्रेट करेंगे। एक प्रोपर लिमिट के साथ जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने पे क्या होगा सर, मेनली यहाँ पे लिमिट पुट करना होता है, तो लिमिट को समझ लीजिए क्योंकि लिमिट को आगे भी यूज करना है। ये देखिए यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में करना है, वी के रेस्पेक्ट में। अब एक बात बताइए, जब आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, जब x आपका मैक्सिमम है राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो जब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है a, तो वेलोसिटी जीरो, और कोई x डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा तो v वेलोसिटी। सॉल्व कर देंगे, v का इंटीग्रेशन हो जाएगा v²/2 इंटीग्रेशन जीरो से v, माइनस ओमेगा स्क्वायर है, माइनस ओमेगा स्क्वायर को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर को आप बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे आज सही कर दिया है आगे, ठीक है। माइनस ओमेगा स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पे x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा x²/2, 2 को भी बाहर निकाल लिए, यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट x² - a²। सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे v² - 0, v² बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x² - a²। अब यहाँ पे v को हटाएंगे, रूट चलेगा, रूट जैसे ही चलेगा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट इंटू a² - x²। अब यहाँ पे 2 ओमेगा है, 1 ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट a² - x²। प्लस माइनस इसलिए लिए क्योंकि बॉडी राइट की तरफ भी आता है और लेफ्ट की तरफ भी जाता है। लेफ्ट की तरफ जाता है तो माइनस होता है, राइट की तरफ जाता है तो प्लस होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस बेसिकली डायरेक्शन के लिए दिखाए, ठीक है। तो ये रहा हमारा इक्वेशन वेलोसिटी का। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, नोट्स आपको मिल जाएगा। अब इसी इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे किसके लिए सर, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, वेलोसिटी निकालने के लिए और एक्सेलरेशन निकालने के लिए कि एसएचएम के अंदर क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा वेलोसिटी और क्या होगा एक्सेलरेशन। तो निकालते हैं तीनों को, चलते हैं हम लोग सवाल पे। इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इन एसएचएम। तो अभी आप देखे थे v बराबर क्या था, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट a² - x²। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। v आपका वेलोसिटी है, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो क्या v को dx/dt लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो v बराबर हो गया dx/dt प्लस माइनस ओमेगा सॉरी अंडर रूट a² - x²। आगे सॉल्व करेंगे तो dx/dt। अब देखिए इस dt को इधर लेके आ गए और इस पूरे को इधर लेके चले गए, तो क्या हो जाएगा, x वाले को x पे साइड कर दिए, तो dx/√a² - x² बराबर प्लस माइनस ओमेगा इंटू dt, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है एक प्रॉपर लिमिट के साथ में। इधर देखिए t है मतलब टाइम है, इधर देखिए x है मतलब डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब लिमिट समझिए, टाइम जब जीरो है, टाइम जब क्या है सर, जीरो है, और बॉडी अभी चलना स्टार्ट क्या है, मीन पोजीशन से। फर्स्ट केस आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, केस 1 व्हेन बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन से। जब भी एसएचएम में हम लोग करते हैं स्टार्ट तो मीन पोजीशन से ही करते हैं। उसके बाद केस आप मान सकते हैं, आपके मन में डाउट आ रहा हो सके मीन से ही क्यों करेंगे, मेरा मन है कि हम राइट से करेंगे, हम राइट विंग वाले लोग हैं, तो आप राइट से कर लीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कोई बोलेगा सर हम लेफ्ट विंग वाले से हैं तो हम लेफ्ट से करेंगे, कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। राइट से मन है राइट से कर लो, लेफ्ट से मन है लेफ्ट से कर लो, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में करेंगे। पहले मीन से करेंगे, बॉडी अभी मीन से चलना स्टार्ट किया है। फिर सेकंड केस लेंगे, बॉडी राइट से चलना स्टार्ट करेगा। फिर थर्ड केस लेंगे, बॉडी लेफ्ट से चलना स्टार्ट करेगा। तो तीनों विंग वाले, मीन विंग वाले भी टेंशन नहीं लो, राइट वाले भी नहीं लो, लेफ्ट वाले भी नहीं लो, सबका यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। देखो टी आपका टाइम है, बॉडी मीन से चलना स्टार्ट किया है, तो मीन पोजीशन पे जब टाइम जीरो है, टाइम क्या है जीरो, तब जीरो टाइम है, इसका मतलब बॉडी रुका हुआ है, कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करेगा जब जीरो टाइम होगा। यानी जब टाइम जीरो तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो, और टाइम आपका टी है तो एक एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। जब टाइम जीरो है मतलब बॉडी रुका हुआ है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं है, तो टी जीरो तो एक्स जीरो। सम टाइम मान लीजिए कोई टाइम टी सेकंड तक चला, एक एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर किया, बस इतना ही करना है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, अगर टी जीरो तो एक्स जीरो, अगर टाइम टी है तो डिस्प्लेसमेंट एक्स है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये इंटीग्रेशन आपको पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया गया है तो रट लीजिए, और कोई उपाय नहीं बचा है। अब अगर आप ये चीज़ नहीं पढ़े हैं कि dx/√a² - x² का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है, अगर आपको ये नहीं पता है तो रख लीजिए, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए, लिमिट क्या है 0 से x, प्लस माइनस ओमेगा बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन t 0 से t। सॉल्व कर देंगे, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट पुट कर देंगे,
तो एक बार अपर लिमिट x के जगह x के जगह 0 और यहाँ पे एक बार t के जगह t और t के जगह 0 सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 0/a, तो साइन इनवर्स 0/a, तो 0/a क्या हो गया 0, और साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 होता है, तो ये पूरा पार्ट खत्म हो गया। साइन इनवर्स x/a प्लस माइनस ओमेगा टी, यहाँ से x बराबर क्या निकल गया a साइन प्लस माइनस ओमेगा टी, प्लस माइनस को बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा प्लस माइनस a साइन ओमेगा टी, यानी x बराबर a साइन ओमेगा टी भी होगा और x बराबर माइनस a साइन ओमेगा टी भी होगा। यानी यहाँ पर क्या समझे सर कि बॉडी जब मीन पोजीशन से चलना स्टार्ट किया तो दो गो वहां पे आपको इक्वेशन निकल के आएगा, एगो प्लस a साइन ओमेगा टी, एगो माइनस a साइन ओमेगा टी, और दोनों इक्वेशन निकलना भी चाहिए क्योंकि हमको तो नहीं पता है ना कि वो किधर जाएगा। अगर मान लीजिए अपने लोग को पता हो कि राइट की तरफ ही जाएगा तब तो पॉजिटिव आना है, और अपने को पता हो कि लेफ्ट की तरफ ही आना है तो नेगेटिव आएगा, और अपने को यहाँ कुछ नहीं पता है, बस कहा दिया कि मीन से चलना स्टार्ट कर रहा है तो या तो लेफ्ट की तरफ जाएगा या राइट की तरफ जाएगा। इट मीन्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसलिए बॉडी जब मीन से चलेगा तो x बराबर a साइन ओमेगा टी भी होगा और x बराबर माइनस a साइन ओमेगा टी भी होगा। ठीक, अब यहाँ पर आपको क्या निकल गया सर, डिस्प्लेसमेंट निकल गया। अब जब डिस्प्लेसमेंट निकल गया आराम से आप यहाँ पे वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आप पढ़े हैं बचपन में कि वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे तो एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं सर, एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी बाय टाइम, तो x निकल गया तो x/t कर देंगे, v निकल जाएगा v/t कर देंगे, a निकल जाएगा, बस वही कही आंसर। देखिए यहाँ पे राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे गए तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, क्या निकालना है वेलोसिटी dx/dt, सॉल्व किए। उसके बाद a निकालना है तो a बराबर d/dt, सॉल्व किए। यानी जब बॉडी राइट की तरफ जा रहा है तो x बराबर a साइन ओमेगा टी, b बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी और a बराबर माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो लेफ्ट की तरफ x बराबर माइनस a साइन ओमेगा टी, यहां से भी निकालेंगे तो dx/dt करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और a निकालेंगे तो a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। बस, यानी मीन पोजीशन चलना स्टार्ट करा था तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट भी दो को मिला था, क्योंकि राइट की तरफ भी जाएगा लेफ्ट की तरफ भी जाएगा, वेलोसिटी भी उस अनुसार से दो को मिला और एक्सेलरेशन भी उस अनुसार से क्या हुआ सर, दो को मिला। बोलिए बात आया समझ में, यहां तक बात आया समझ में तो बताइए। अगर कोई डाउट है तो उस डाउट को पूछिए, एनी डाउट आप पूछ सकते हैं, एनी डाउट तो आप पूछ सकते हैं इस वाले सवाल तक, या किसी भी पॉइंट पे कहीं पे भी इंटीग्रेशन में सॉल्व करने में कहीं पे भी अगर आपको कोई डाउट है तो जल्दी पूछिए, नहीं तो बढ़ेंगे आगे। बच्चा लोग चलो अपना हथियार यहाँ पे निकालो, डाउट्स पूछो। ये पूरा रिवीजन क्लास है, हमको लग रहा है कि एक क्लास में एक यूनिट खत्म नहीं होगा, ये एक यूनिट 2 या 3 क्लास चलेगा, 2 घंटे भी करके चले। अभी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का क्लास नहीं चल रहा है, अल्ट्रा लीजेंड सुजीत मौर्य, वेरी गुड, अच्छी बात है, समझ गए। और बताइए एनी डाउट किसी को, एनी डाउट? हाँ, पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप देखते रहना, पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगा, उसका पीडीएफ का कोई इशू नहीं है, पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगा। और मान लो किसी के पास पीडीएफ नहीं है, देन आपको मेरा नंबर दे दे, हम अपना नंबर दे देते हैं, उस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको खुद पीडीएफ भेज दूंगा। 8404844501 ये मेरा नंबर है, नाम आपको पता होगा, इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ का कोई इशू नहीं है, वो जिम्मेदारी मेरी है, वो जिम्मेदारी आपके लक्ष्य की है कि आपको कैसे पीडीएफ देना है। आपको अगर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं, लक्ष्य के इंजीनियर्स लर्निंग टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो वहाँ से मिल जाएगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगा, और कहीं से नहीं मिल रहा है तो आप मेरे से ले लीजिएगा। अब क्या चाहिए बताइए आप, बढ़े आगे, बढ़ा जाए आगे। अब लोग बच्चा लोग बढ़े आगे,
सर आईटी का नहीं मिला है अभी तक, तो आईटी वाले सर से बात करो या फिर ग्रुप में मैसेज करो। पीडीएफ का कोई इशू नहीं है, पीडीएफ मिल जाएगा। चलें आगे बढ़ें, सब लोग को समझ में आ रहा है? अभी तक भी देखो 40 ही हैं, कम से कम 50 तो कर दो यार। क्लास में कम से कम 50-60 स्टूडेंट हो तब तो पढ़ने में मजा आएगा, तब तो कुछ सुनाएंगे भी, ऐसे कैसे मजा आएगा? 50-60 स्टूडेंट होना चाहिए क्लास में। चलिए, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है। अगर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट पता है तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला केस क्या था सर? जब बॉडी कहाँ से चलना स्टार्ट किया था? बॉडी चलना स्टार्ट किया था मीन पोजीशन से। सेकंड केस लेंगे राइट वाले के लिए, राइट विंग वाले के लिए। जो भी राइट विंग वाले हो खुश हो जाओ। कहाँ से बॉडी चलना स्टार्ट किया है? अब राइट से। लेफ्ट वाले थोड़ा सा इंतजार करो, अभी लेफ्ट में भी जाएंगे, बॉडी जब लेफ्ट से चलना स्टार्ट करेगा। लेकिन एग्जाम में जब जाओगे एग्जाम देने, तब लड़ना नहीं, तब नहीं लड़ना है सर। तब क्या करना है? मिलजुल के मीन को भी लिखना है, राइट को भी लिखना है, लेफ्ट को भी लिखना है, तब मिल जाना है। क्योंकि अगर आप नहीं मिलेगा तो एग्जाम नंबर आपको हटा देगा। ठीक है, एग्जाम जो चेक करेगा कॉपी, आपको नंबर काट लेगा ना। नंबर भी लाना है, बाद में लड़ना भी है, तो पहले नंबर ले आते हैं, है ना। चलिए, तो हमारे पास वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है सर? ये आपका रामबान इक्वेशन, v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, मेन समझना है लिमिट। मेन क्या समझना है सर? लिमिट समझना है। लिमिट समझिए, यहाँ पे लिमिट समझ गए तो उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं इसमें। पहले वाले में बॉडी कहाँ चलना स्टार्ट किया था? मीन पोजिशन से। तो जब बॉडी मीन पोजिशन पे था तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 था, और मीन पोजिशन पे डिस्प्लेसमेंट 0, और एक मीन पोजीशन पे जब टाइम कुछ टाइम तक चला तो डिस्प्लेसमेंट x हो गया। अब बॉडी कहाँ चलना स्टार्ट कर रहा है? राइट से चलना स्टार्ट कर रहा है। आपको बताए थे कि बॉडी जब मीन है, राइट है, लेफ्ट है। बॉडी जब राइट से चलना स्टार्ट करता है तो राइट पे आपका राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, उसको a मानते हैं। बॉडी जब राइट चलना स्टार्ट करता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर? मैक्सिमम। यानी टाइम जब 0 है, यानी जब बॉडी राइट पे है, बॉडी कहां पे है सर? राइट पे है। तो बॉडी जब आपका राइट पे है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है सर? मैक्सिमम है। और मान लीजिए कोई टाइम t तक चला, एक सर्टेन टाइम तक चल गया, चल रहा है। एक टाइम तक जब वो चल गया तो एक x डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, करने दो, हमको बस करवा देना है, बाद में सॉल्व कर देना है। तो यहां पर देखिए ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर निकाल लोगे, और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है? साइन इनवर्स x बाई ए। लिमिट पुट करो, सॉल्व करो, बस यही तो करना होता है, और तो कुछ नहीं करना है। लिमिट पुट किए, सॉल्व किए, तो यहाँ पे साइन इनवर्स x बाई ए, साइन इनवर्स a बाई ए, तो a बाई ए कट जाएगा, a बाई ए क्या होगा सर? कट जाएगा, और a बाई ए कट के क्या होगा? 1, और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है? 90, और 90 मतलब क्या? पाई बाई 2। तो यहाँ पे साइन इनवर्स x बाई ए माइनस पाई बाई 2, और यहाँ पे t माइनस 0 कर देंगे, क्या हो जाएगा? ओमेगा t। पाई बाई 2 को इधर लेके आओ, इधर माइनस में लाके प्लस में हो जाएगा, तो पाई बाई 2 प्लस माइनस ओमेगा t। यहाँ पे साइन इनवर्स इधर लेके आओगे, सॉल्व कर दोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x बाई ए बराबर इतना, x बराबर a साइन पाई बाई 2 प्लस माइनस ओमेगा t। अब यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन है सर? कोई कंफ्यूजन नहीं। क्या कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। a साइन ओमेगा टी पाई बाई 2 प्लस माइनस ओमेगा टी है। ठीक है, अब बॉडी राइट से चलना तो स्टार्ट किया है सर। बॉडी कहाँ चलना स्टार्ट किया? राइट से चलना स्टार्ट किया। अब आपको यहाँ पे एक बात पता होगा कि साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 प्लस थीटा, पाई बाई 2 मतलब क्या? 90। साइन 90 माइनस थीटा भी क्या होता है सर? कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, और साइन 90 प्लस थीटा भी क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे प्लस माइनस से कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि प्लस रहेगा तब भी कॉस थीटा आएगा, तब भी कॉस थीटा आएगा, और माइनस रहेगा तब भी कॉस थीटा आएगा। तो वही किया है यहाँ पे, a इक्वल टू क्या हो गया? a कॉस ओमेगा टी। यानी बॉडी जब राइट से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे क्या देख रहे हैं? एक ही इक्वेशन मिला। मीन से चला था कि दोनों तरफ जा सकता था, तो 2 इक्वेशन मिला था। बॉडी जब राइट से चलना स्टार्ट किया तो एक ही इक्वेशन मिला, क्या मिला सर? x बराबर a कॉस ओमेगा टी। अब जब x मिल गया, x आपको मिल गई कि मिल गया? मिल गया।
x जब आपको मिल गया तो v निकाल लीजिए, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x बाई टी, और a निकाल लीजिए, a इज इक्वल टू हो जाएगा v बाई टी। बस, उम्मीद है समझ गए होंगे आप। एक बार लेफ्ट वाले को भी देख लेते हैं, फिर आपका कमेंट देखेंगे। तो लेफ्ट में क्या है सर कि बॉडी आप कहाँ चलना स्टार्ट करेगा, लेफ्ट से। इक्वेशन आपका यही है, मेन समझना है लिमिट को। टाइम जब जीरो है तो लेफ्ट उस साइड है, उस साइड है सर, लेफ्ट उस साइड है तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैक्सिमम है। बट नेगेटिव, अपोजिट साइड है, लेफ्ट की तरफ है। तो जब टी जीरो है तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, माइनस है। टी आपका टी है तो एक्स, बस उसके लिए कोई ऊपर वाले के लिए कोई टेंशन नहीं है, नीचे वाला ही समझना है आपको। सॉल्व कर देंगे आप, सॉल्व कर देने के बाद यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी आएगा। यहाँ से आप भी निकाल लेंगे और a निकाल लेंगे। बस बताइए, यहाँ तक में सर जी कितने बजे तक क्लास होगा देखते हैं, 8:30 तक, 8:45 तक तो चलेगा, जब तक आप लोग पढ़ पाएँ। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आएगा, बिल्कुल ये डेरिवेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ नहीं है, बस आपको ऊपर वाला वेलोसिटी का इक्वेशन याद रखना है, और वेलोसिटी का इक्वेशन याद रखने के बाद लिमिट याद रखना है कि कब लिमिट क्या पुट कर देंगे, और लिमिट आपको पूरा लिमिट समझा दिए, उसके बाद तो इंटीग्रेशन करना है, गुना भाग करना है। सर कितने बजे, सर मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आएगा, बिल्कुल आएगा, 12 बजे तक पढ़ना है। कितने बजे तक क्लास होगा। अगला है यहाँ पे अभिषेक पूछ रहा है कि सर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट, एग्जाम में आपको तीनों पूछेगा। देखिए डिपेंड करता है, अगर एग्जाम में तीनों पूछ दिया तो तीनों कीजिएगा, अब तीनों नहीं पूछा, कह दिया कि सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकालिए, तो डिस्प्लेसमेंट का निकाल के छोड़ देना। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो बहुत आसान है ना, एक बार जब डिस्प्लेसमेंट निकाल दोगे तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कर दोगे, वेलोसिटी निकल जाएगा, और वेलोसिटी बाय टाइम कर दोगे, एक्सेलरेशन निकल जाएगा, उसमें तो कोई इशू है नहीं, मेन डिस्प्लेसमेंट निकालना है। और बताइए एनी डाउट इसकी, इस टॉपिक के रिगार्डिंग। और बताओ बाबू लोग, कॉलेज का तुम लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो गया, कब से है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल कब से है बताइए। पढ़ाई चल रही है ना आप लोग की अच्छे से, अरे कुछ तो बोल लो, मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो, बोल लो जरा। सर खाना पीना हो गया, सिस्टम सर, हाँ हाँ सिस्टम, सिस्टम सिस्टम हैंग कर देंगे हम लोग, लक्ष्य वाले सिस्टम हैंग कर देंगे, पूरा सिस्टम हिला देंगे। खाना पीना अभी कहाँ होगा बाबू, अभी तो क्लास खत्म होगा, फिर क्लास खत्म होने के बाद निकलेंगे तब ना खाना पीना। कल से प्रैक्टिकल 16 से है सर, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्लास आपकी कंटिन्यूसली चलती रहेगी, आपके एग्जाम तक कंप्लीट आपको मेरा सपोर्ट रहेगा। फिजिक्स में और ट्रिपल ई में, 2 सब्जेक्ट में आपको कंप्लीट मेरा सपोर्ट रहेगा, लाइव क्लास में भी, और आप मेरे से व्हाट्सएप पे भी, फ़ोन पे भी आप कांटेक्ट रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें, चलें अगले सवाल पे। अगर आपको कोई, आप लोगों को कोई डाउट्स ना हो तो अगले सवाल पे चला जाए, चला जाए अगले सवाल पे, बताइए। अरे बिल्कुल हिला देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये तो हो गया, अगला सवाल क्या है सर, एक्सप्लेन फ्री फोर्स्ड एंड डैम्प्ड वाइब्रेशन विथ एग्जाम्पल। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं उसको। चलिए समझिए, अब कमेंट बंद कीजिए और इस सवाल को समझिए। चलते हैं आप लोग उसी नोट्स पे। एग्जाम में आपसे पूछता है टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन, उसी को देखना है हम लोग को। चलिए समझिए इसको यहाँ पे। तो बेसिकली हम लोग का टॉपिक क्या है सर, टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन, उसको समझना है हम लोग को। समझिए यहाँ पे
अब ऑसिलेशन के अंदर, एसएचएम के अंदर जितना क्लास में करवा रहे हैं, आज का जो नोट्स मिल रहा है उतना कर लो, पास कर जाओगे, उसकी गारंटी है मेरी। फिजिक्स और ट्रिपल ई में पास कर जाओगे, नंबर भले जो भी है लेकिन पास कर जाओगे, ठीक है। बस ध्यान से समझते जाओ और उसको रिवीजन भी करना है। ये नहीं कि क्लास देख के छोड़ दिए, क्लास देख के छोड़ दोगे तो कैसे होगा, उसको रिवीजन भी करना है, लिखना इतना भी तो कम से कम लिखोगे कॉपी में, नहीं लिखोगे तो कैसे याद रहेगा। देखिए जब तक आप थोड़ा सा भी, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना, जैसे इतना पढ़ाए इतना ही प्रैक्टिस किए, नहीं ज़्यादा प्रैक्टिस किए सर, नहीं ज़्यादा पढ़े, लेकिन जितना आप लाइव क्लास में दिए सर उतना प्रैक्टिस कर लिए, आप पास कर जाइएगा, इसकी गारंटी मेरे पास है। लेकिन अगर आप सिर्फ क्लास देख के छोड़ दीजिएगा तब गारंटी नहीं ले सकते। हाँ, अगर आप क्लास देख लिए, उसको नोट्स बनाए, उसको रिवाइज किए, पास कर जाइए, उसका कोई इशू नहीं। चलिए अब समझते हैं टॉपिक को। तो हमारे पास एग्जाम में आपको याद पूछेगा टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन या टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन, दोनों सेम चीज है, याद होगा। अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताए थे कि या तो आप ऑक्सिलेटरी मोशन बोलिए, या तो आप ऑक्सिलेटरी मोशन बोलिए, या फिर आप वाइब्रेटरी मोशन बोलिए, दोनों आप कह सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन पूछे या टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन पूछे, सेम बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक ही बात लिखना है। तो आपके पास 3 टाइप का ऑसिलेशन होता है। कितने टाइप का ऑसिलेशन होता है सर? 3 टाइप का। एक होता है फ्री ऑसिलेशन, दूसरा होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन, और दूसरा डैम्प्ड, और तीसरा होता है फोर्स्ड ऑसिलेशन, ठीक है। जैसे समझिए यहाँ पे मान लीजिए कि एक पेंडुलम है। क्या है? एक पेंडुलम। जैसे मेरा हाथ एक पेंडुलम है, मेरा हाथ क्या है? एक पेंडुलम। तीनों को हम लोग इसी में समझ जाएंगे। पहला क्या बोला? फ्री ऑसिलेशन। एक पेंडुलम लिए और पेंडुलम को फ्रीली, पेंडुलम को क्या किए? फ्रीली हम लोग एक ऐसे जगह पे रख दिए जहां पर वो टू एंड फ्रो कर रहा है। जहां पर क्या कर रहा है? फ्रीली टू एंड फ्रो कर रहा है, टू एंड फ्रो वाइब्रेट कर रहा है, टू एंड फ्रो ऑसिलेट कर रहा है, बस चल रहा है आराम से, फ्रीली चल रहा है, एक कांस्टेंट स्पीड से टू एंड फ्रो कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? फ्री ऑसिलेशन। अब फ्री ऑसिलेशन के लिए आपको यहां पे एक चीज याद रखनी है कि जब भी सर किसी भी बॉडी में फ्री ऑसिलेशन है, यानी फ्रीली अगर वो ऑसिलेट कर रहा है, फ्रीली अगर वो वाइब्रेट कर रहा है, तो वहां पे जो मीडियम होगा वो वैक्यूम होगा। यानी वैक्यूम में अगर किसी बॉडी को, किसी पेंडुलम को आप लटका दीजिए, फ्रीली वाइब्रेट कर रहा है, तो क्या बोल देंगे? फ्री ऑसिलेशन कह देंगे। यानी सिंपल आप कह सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल फ्रीली ऑसिलेट कर रहा है और कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करता जा रहा है तो फ्री ऑसिलेशन। दूसरा आपका डैम्प्ड ऑसिलेशन है। डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या है सर कि एक पेंडुलम है। क्या है? एक पेंडुलम है। अब पेंडुलम में आप ऑसिलेशन दिए, वाइब्रेशन दिए, वाइब्रेशन देने के बाद अब क्या हो रहा है? वाइब्रेट कर रहा है, एक टाइम के बाद आकर रुक गया। यहां से क्या समझे सर कि अगर किसी बॉडी को एयर में लटका के आप छोड़ दीजिए और एक बार उसमें मोशन दे दीजिए, एसएचएम दे दीजिए, तो एसएचएम देने के बाद अब वो ऑसिलेट करेगा, एक बार आके रुक जाएगा, तो हो जाएगा आपका क्या? डैम्प्ड ऑसिलेशन। तीसरा आपका फोर्स्ड ऑसिलेशन है। नाम में क्या लिखा हुआ है? फोर्स्ड। नाम में क्या लिखा हुआ है? फोर्स्ड। इसका मतलब है कि मान लीजिए कोई एक बॉडी जो है, एक पार्टिकल जो है अपने एक फ्रीक्वेंसी से, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी से क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। अपने एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है। अब क्या करेंगे? ऑसिलेट जब कर रहा है तो मान लीजिए यहाँ पे ऑसिलेट करके यहाँ पे आया, फोर्स लगा दिए, जैसे फिर यहाँ पे आया, फोर्स लगा दिया। कहने का मतलब जैसे मेरा ये हाथ ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ से यहाँ आया, फोर्स लगा दिए, यानी खुद से तो वो ऑसिलेट कर ही रहा था और बाहर से आप एक एक्सटर्नल फोर्स भी लगा दिए। बाहर से आप क्या किए? एक एक्सटर्नल फोर्स भी लगा दिए, तो उसको क्या बोल देंगे? फोर्स्ड ऑसिलेशन, ठीक है। तीनों के फिगर से आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे फ्री ऑसिलेशन में क्या है सर कि फ्रीली ऑसिलेट कर रहा है एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। अगर एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी से फ्रीली ऑसिलेट करे, फ्री ऑसिलेशन बोलते हैं। अगला आपका है कि ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, जाके एक टाइम पे रुक गया, यानी उसके अंदर जो भी फ्रीक्वेंसी था, सारा फ्रीक्वेंसी एक टाइम पे जाने के बाद डैम्प्ड आउट हो गया, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशन, क्योंकि उसका सारा फ्रीक्वेंसी डैम्प्ड आउट हो जाता है, दैट इज डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। और थर्ड आपका है सर,
थर्ड कौन सा है, फोर्स ऑसिलेशन। तो फोर्स ऑसिलेशन में क्या बताया कि बॉडी अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है और बाहर से आप एक एक्सटर्नल फोर्स भी दे रहे हैं। जैसे ही ऑसिलेट होके आया फोर्स नहीं आया, फोर्स नहीं आया, फोर्स नहीं, तो कौन सा ऑसिलेशन हो जाएगा, फोर्स ऑसिलेशन। यानी अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं फोर्स ऑसिलेशन। और उसी फोर्स ऑसिलेशन का एक एग्जांपल इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं सर, रेजोनेंस बोलते हैं। क्या होता है रेजोनेंस समझिए। उम्मीद है आपको तीनों ऑसिलेशन समझ में आया होगा। रेजोनेंस क्या होता है सर, मान लीजिए कि कोई बॉडी आपका ऑसिलेट कर रहा था, ठीक है, और बाहर से आप एक्सटर्नल फोर्स भी लगा दिए। कहने का मतलब है कि उसके ऊपर फोर्स्ड ऑसिलेशन है या फोर्स्ड वाइब्रेशन, ठीक है। अब क्या किए आप कि अगर जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है उतने ही वैल्यू का, सेम वैल्यू का एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी भी अप्लाई कर दिए। सेम वैल्यू का क्या किए सर, एक एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी भी क्या कर दिए, अप्लाई कर दिए। यानी मान लीजिए ये 50 हर्ट्ज से ऑसिलेट कर रहा था। आप जानते हैं कि अगर वो फ्रीली ऑसिलेट कर रहा है तो एक टाइम पे आने के बाद रुक जाएगा। तो क्या किए सर, बाहर से एक एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज का ही अप्लाई किए। फोर्स में ये नहीं बोला, फोर्स में बोला कि कितना भी वैल्यू का आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रेजोनेंस में एक स्पेशल कंडीशन है कि अगर फोर्स ऑसिलेशन के अंदर जो आपका एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए। फोर्स ऑसिलेशन में जो आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है। उसी रेजोनेंस का हमारा एक एग्जांपल है सोल्जर्स वाला। बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए कभी कभी सोल्जर्स जब चलता है तो एक मार्च में चलता है, लेफ्ट राइट ऐसे चलता है, कुछ लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट कुछ इस तरीके से चलता है। यानी आप देखते होंगे कि अगर 10 सोल्जर है तो 10 का लेफ्ट पैर जो है एक साथ में उठता है और राइट पांव भी क्या होता है, एक साथ में उठता है, यानी एक मार्च में परेड करता है, ठीक है। तो मान लीजिए सोल्जर्स जो एक हैंगिंग पूल पे जा रहा है, किस पे जा रहा है, हैंगिंग पूल पे, तो वहां पे चलेगा तो मार्च में, यानी एक बार राइट पांव रखेगा तो एक बार लेफ्ट पांव रखेगा। और हैंगिंग पूल है तो ऑब्वियस सी बात है वो वाइब्रेट कर रहा है, एक फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है और ये मार्च में चल रहा है। तो उस केस में इसके पांव से या फिर इसके इनके जूते से जो फ्रीक्वेंसी लग रहा है वो फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है, ठीक है। और नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होने की वजह से उस पुल की टूटने की संभावना बढ़ जाती है, यानी पुल टूट सकता है, ठीक है। इस वजह से कहा जाता है, क्योंकि क्यों टूट सकता है सर, क्योंकि वहां पे रेजोनेंस कंडीशन आ गया। क्या आ गया, रेजोनेंस कंडीशन। इसलिए सोल्जर्स जब हैंगिंग पूल को पार करता है तो उनको कहा जाता है कि अपने मार्च को आप ब्रेक करके चलिए, यानी कोई लेफ्ट रख रहा है तो कोई राइट रखे, ठीक है। तो ये रहा सर इसका एग्जाम्पल। ये आपका 3 ऑसिलेशन है, 3 वाइब्रेशन है। उम्मीद है आपको तीनों वाइब्रेशन समझ में आया होगा। बताइए अब इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट्स, एनी डाउट्स, बताइए, कोई डाउट है तो आप पूछिए। एनी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे हम इसको पूरा कंप्लीट समझा दिए हैं, यानी एसएचएम यहाँ पर आपका खत्म होता है। एसएचएम के अंदर जो भी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उस इंपॉर्टेंट पार्ट्स को देख लिए हम। उसके बाद एसएचएम के बेस्ड एक न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल को आपको दिखा देते हैं। उसके बाद एसएचएम कंप्लीट खत्म हो जाएगा। डाउट्स पूछिए, डाउट्स 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 डाउट्स। हाँ भाई, सिस्टम, इन्फिनिटी, एनीथिंग, डाउट्स बताओ। नो डाउट्स। और कोई, और कोई बताइए। अरे बताओ बबुआ लोग, सब एकदम सिर्फ सुन रहा है। अगर कोई डाउट नहीं है, सर मार्च के वक्त कौन सा एनर्जी किस में बदल जाता है, ठीक है। देखिए मार्च के वक्त क्या हो रहा है कि वहाँ पे मार्च कर रहा है एनर्जी वाइज। जैसे आप एनर्जी के बारे में पढ़े होंगे, आप कहाँ पे, वर्क एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी में। अगर आप अभी सेकेंड सेमेस्टर में तो फर्स्ट में आपको पढ़ाया गया होगा। एनर्जी बेसिकली वहाँ 2 टाइप का होता है, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है।
काइनेटिक एनर्जी क्या होता है सर? तो काइनेटिक एनर्जी, अगर कोई बॉडी मोशन में है, अगर कोई बॉडी क्या है, मोशन में है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी किसी वजह से होता है सर? तो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसके बनावट की वजह से, उसके ओरिएंटेशन की वजह से, उसके पोजीशन की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, खुद से मंथन कीजिए कि मार्च के वक्त जो है सोल्जर्स चल रहा है, मार्च के वक्त क्या हो रहा है, सोल्जर्स पूल पे, हैंगिंग पूल पे चल रहा है। हैंगिंग पूल के अंदर जैसे ही चलना स्टार्ट किया वो वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। तो उसका पोजीशन चेंज किया, क्या हुआ, उसका पोजीशन चेंज किया, और उसका पोजीशन चेंज करने के बाद अब ये चल भी रहा है, तो एक डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, एक किसी वेलोसिटी से भी चल रहा है। इट मीन्स उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी है, और उसका पोजीशन चेंज किया, बनावट चेंज किया, तो पोटेंशियल एनर्जी भी हो गया। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि मार्च करते वक्त बॉडी जब मार्च करता है, हैंगिंग पूल जब मार्च करता है, या फिर सोल्जर्स जब मार्च करते हैं, तो कोई एनर्जी किसी में कन्वर्ट नहीं होता है। एनर्जी पोटेंशियल भी रहता है, काइनेटिक भी रहता है, दोनों एनर्जी जुड़ के आता है। आपको यहाँ पे एसएचएम के अंदर, अगर आप पूरा क्लास किए होंगे तो आपको बताए थे कि बॉडी जब एसएचएम में होता है तो पार्टिकल के ऊपर एनर्जी कंजर्व होता है, ठीक है, और दोनों एनर्जी होता है, पोटेंशियल भी होता है, काइनेटिक भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि कौन किस में चेंज होगा, आप यहाँ ये कर सकते हैं कि सर दोनों एनर्जी जुड़ के आएगा। इसलिए तो एनर्जी बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो पूल है उसके टूटने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। और बताइए, रेजोनेंस का हिंदी देख लो क्या होता है। रेजोनेंस का हिंदी हमको इसका आइडिया नहीं है। गूंज, कोई कह रहा है गूंज, तो देख लेना एक बार। मेरा चैट पढ़िए सर, चैट पढ़े तुम्हारा। देखो, किसी भी चीज़ का हैंगिंग पूल है, तुम सुना होगा, पिछले 1-2 साल पहले की बात है, गुजरात में एक हैंगिंग पूल था और छठ के टाइम में वो हैंगिंग पूल टूट गया था। अगर तुम लोग को न्यूज़ पता होगा तो। क्यों टूट गया था सर? हैंगिंग पूल में क्या होता है बेसिकली? हैंगिंग पूल का मतलब है कि दो साइड से लटका हुआ है, दो साइड से क्या है, लटका हुआ है। मतलब कि एक मान लो इधर बना दिए, एक क्या किए, एक इधर यहाँ पे बनाए और एक इधर यहाँ पे बनाए, नीचे आपका पानी बह रहा है और यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिए और रस्सी बांध दिए ऊपर। क्या कर दिए, यहाँ से दोनों साइड से रस्सी बांध दिए, बीच में नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं है, बस दोनों साइड जो बाहर है सबसे एंड पॉइंट है वहाँ पे सिर्फ सपोर्ट है। सपोर्ट देखें ऊपर यहाँ पे टांगे और पूल को टांग दिए, तो ये आपका हैंगिंग पूल है। अब किसी पूल का एक मैक्सिमम कैपेसिटी है, किसी पूल का एक मैक्सिमम कैपेसिटी है। अब मैक्सिमम कैपेसिटी से जैसे ही ज़्यादा बल लगेगा उस पर, जैसे ही ज़्यादा फोर्स लगेगा, जैसे ही ज़्यादा एनर्जी लगेगा, क्या होगा, टूट जाएगा। तो होता वहाँ पे क्या है कि जब सोल्जर्स मार्च करते हैं ना, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा लग जाता है, बहुत ज़्यादा फोर्स लग जाता है, इसलिए टूटने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। ब्रिज इसलिए टूटेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा फोर्स लग जाएगा, उसके कैपेसिटी से बाहर चला जाएगा। और बताइए, आई थिंक आपको अब डाउट नहीं होगा। इसमें एक न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल को हम लोग देख लेते हैं और उसको देखने के बाद एसएचएम को कंप्लीट करके इस लेक्चर को हम लोग एंड कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक न्यूमेरिकल दिखाते हैं आपको, या चलिए यहीं पे दिखाते हैं। आइए, आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिखे हैं वहीं पे दिखाते हैं आपको। इसके बाद वेव स्टार्ट होगा। न्यूमेरिकल है इक्वेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम y इज इक्वल टू 6 sin 100t प्लस π/4 मीटर। क्या क्या निकालना है सर? तो एम्पलीट्यूड निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, इनिशियल फेज निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। इस न्यूमेरिकल से आपको न्यूमेरिकल बनाना भी आ जाएगा और इस न्यूमेरिकल से जो जो फॉर्मूला यूज करेंगे उस फॉर्मूले को भी आपको पता हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है सर? सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन लिखने के बाद गिवन लिखिए, गिवन लिखने के बाद y इज इक्वल टू क्या है सर? 6 sin 100t प्लस π/4। इस न्यूमेरिकल में आपको सब कुछ समझा देंगे। जैसे ही आपको अगर ये इक्वेशन आए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो आगे वाला होता है ये होता है एम्पलीट्यूड। क्या होता है सर? एम्पलीट्यूड। याद है आपको x इज इक्वल टू आया था a sin ओमेगा t, अभी निकाले थोड़ी देर पहले ऊपर,
तो एक यहाँ पे ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, ओमेगा टी है, यानी यहाँ पे जो 100 लिख रहा है वो क्या है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, यानी ओमेगा है, और यहाँ पे टी तो टी ही है सर। इस π/4 को हम लोग बोलते हैं इनिशियल फेज। क्या बोलते हैं सर, दिस इज इनिशियल फेज। याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ ये क्या है, इनिशियल फेज है। क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड। तो इस क्वेश्चन के अनुसार से यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या क्या हो जाएगा, नंबर ए में 6 मीटर। देखिए यहाँ पे मीटर लिखा हुआ। फ्रीक्वेंसी नहीं पता है सर, लेकिन इनिशियल फेज पता है। तीसरा पता है सी आपका इनिशियल फेज। इनिशियल फेज क्या है सर, π/4, π/4 लिख दिए। उसके बाद पूछा है टाइम पीरियड। देखिए फ्रीक्वेंसी भी नहीं पता है, टाइम पीरियड भी नहीं पता है, लेकिन एक वैल्यू पता है, इसका नाम क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा। ओमेगा कितना दे दिया है सर आपको, 100 दे दिया है। ठीक है, चलिए 100 तो दे दिया। आप पढ़े होंगे, जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, तीनों कंडीशन हो सकता है। जानते हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। ओमेगा का फॉर्मूला होता है ओमेगा बराबर 2πf। क्या फॉर्मूला होता है सर, ओमेगा बराबर 2πf, और यहाँ पे f होता है फ्रीक्वेंसी। f क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। इट मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू 2πf हो गया। 2πf बराबर 100। यहाँ से पाई का वैल्यू आपको पता होता है कि 3.14 है, तो 2 इंटू 3.14 सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद टाइम पीरियड बराबर होता है t इज इक्वल टू 1/f, तो t इज इक्वल टू 1/f कर देंगे, उससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है ओमेगा बराबर 2π/t। या तो आप इसको याद रखिए या आप इसको याद रखिए, या दोनों को याद रखिए। ठीक है, अगर इस फॉर्मूला को यूज कीजिएगा तो पहले t निकलेगा, यानी पहले टाइम पीरियड निकलेगा। इस फॉर्मूला को यूज कीजिएगा तो पहले फ्रीक्वेंसी निकलेगा। और या ऑलवेज याद रखिए, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, यानी f बराबर 1/t या t बराबर 1/f। बस इतना ही सवाल है, आपको एग्जाम में इसी टाइप का सवाल पूछेगा। ठीक है, तो आराम से आप इस तरीके से सॉल्व, बस इक्वेशन देखना है। पहले वाला एम्पलीट्यूड जिसके साथ t लगा है वो ओमेगा, ये इनिशियल फेज। ओमेगा बराबर 2πf, तो f निकाल लीजिए, f निकल गया, t निकाल लीजिए, बस खत्म। कुछ है इसमें, कुछ नहीं है। चलिए अब बताइए, यहां तक में अगर आपको कोई डाउट्स है तो उस डाउट्स को आप पूछ सकते हैं, और इसके बाद क्लास को यहाँ एंड करेंगे। एनी डाउट्स, एनीबडी, एनीबडी, एनी डाउट्स? हाँ, इस टाइप का ही क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में, इससे हार्ड नहीं आएगा और इससे आसान भी नहीं आएगा, इसी टाइप का आएगा। और बताओ, अभिषेक, अभिषेक, सूरज, अमृत, बताइए एनी डाउट्स किसी को? एनी डाउट्स, एनीबडी? बताओ यार। सर फेज पूछेगा। देखो फेज या फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस होता है, फेज भी होता है लेकिन फेज डिफरेंस याद रखो। तो पूछ भी सकता है, नहीं पूछ सकता है। 2 लाइन का डेफिनेशन है, याद रखो। द डिफरेंस बिटवीन फेज ऑफ 2 इक्वेशन। 2 इक्वेशन के फेज का जो डिफरेंस होता है वही फेज डिफरेंस होता है, बस। और बताइए, समझा? सर पीडीएफ मिल जाएगा, समझ गया सूरज? चलिए, तो इस क्लास को यहीं तक रखें, क्लास यहीं तक रखा जाए। कैसा लगा चाहे क्लास? सर एकॉस्टिक्स भी बता दीजिए ना प्लीज। देखो अभी हमारा एसएचएम खत्म हुआ, मेरा टारगेट था कि आज के 1.5 घंटे क्लास में पूरा चैप्टर ही खत्म कर ले, लेकिन हो नहीं पाया। तो कल की क्लास में हम लोग वेव पढ़ेंगे, और वेव अगर 1 घंटे में हो जाता है तो 1 घंटे में एकॉस्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, आपको मेरे तरफ से सब कुछ दिया जाएगा, भले एक दिन ज़्यादा लगे लेकिन आपको सब कुछ दिया जाएगा। ठीक है, जरूरत पड़ी तो 4 घंटे की भी क्लास चलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
और बताइए। अरे अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। अरे पास कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, क्लास करते जाओ, पास कर जाओगे। सर इस क्वेश्चन में इनिशियल फेज की जगह फेज पूछेगा। देखो ये वाला जो पार्ट है यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं फेज, ठीक है, और सिर्फ इसको बोलते हैं इनिशियल फेज। अगर फेज पूछेगा तो पूरा लिख देना, इनिशियल फेज पूछेगा तो π/4 लिखना, बस। और बताइए। नहीं पॉसिबल है, 8:30 8:45 बजने को आया है, तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, आराम से पढ़ेंगे ना, क्या दिक्कत। फिजिक्स का एग्जाम किस डेट को है बताइए, कब फिजिक्स कब है, ट्रिपल ई कब है, फिजिक्स कितने तारीख को है, ट्रिपल ई कितने तारीख को है, कब है फिजिक्स, कब है ट्रिपल ई, बताओ एक बार। चौबीस को क्या है, फिजिक्स है। बाईस को फिजिक्स है, 24 को ट्रिपल ई है। चलिए तो आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करें। कैसा लगा क्लास एक बार अच्छा लगा तो सब लोग दिल बरसा दो। 32 स्टूडेंट जो आए, कम से कम 32 दिल तो होना चाहिए। आपके दिल से ही हमको बहुत प्यार मिलता है। सर कुछ हिंट दीजिए ना वाइवा के लिए। अरे वाइवा के लिए क्या, पास कर जाओगे, कुछ नहीं है वाइवा में। थोड़ा बहुत सवाल पूछेगा, चैप्टर फर्स्ट पे, चैप्टर फर्स्ट सेकंड पढ़ लो, हो गया। और क्या, 27 को है सर ट्रिपल ई, 22 को फिजिक्स और 27 को ट्रिपल ई, ठीक है। पहले फिजिक्स को पहले पूरा खत्म करेंगे, फिर ट्रिपल ई खत्म करेंगे। ट्रिपल ई 27 को है ना। वाइवा के लिए क्या कोई हिंट नहीं है। वाइवा तो अब उसके मन पे है। वाइवा तो हम ले नहीं रहे हैं। हम लेते तुमको पहले ही बता देते कि चैप्टर 1 पढ़ के आना, उसी से पूछेंगे। अब वाइवा में कॉलेज तुमसे क्या पूछेगा, चैप्टर 1 से ही पूछ सकता है, चैप्टर 2 से ही पूछ सकता है। और वाइवा का कोई इतना टेंशन नहीं लो, वाइवा हो जाएगा। बस कुछ ऐसा नहीं करना है कि चुप रह जाना, जवाब दे देना। उस टॉपिक के बारे में जितना तुमको आता है समझा देना, हो गया। सर जी मेरा नाम ले लीजिए, नाम ले लें तुम्हारा, चंदन यादव। चलो ले लिए नाम। चलिए चलिए, इतना ही दिल, बस 2 दिल 3 दिल। ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप लोग का प्यार देके बहुत अच्छा लगा। क्लास को ऐसे ही प्यार देते रहिए और कोशिश कीजिए क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हो। हमको भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में। क्लास में 50 हो, 100 हो, 150 हो तो और मज़ा आएगा ना, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं। मिलते हैं कल हम लोग इसी चैप्टर में। अभी ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, तो मिलते हैं कल हम लोग इसी चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, हैव ए गुड डे, हैव ए गुड नाइट। ओके, बाय।